हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 23rd, 24th एंड 25th अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinghalajain@gmail.com। मेरी इस वीडियो का और अन्य हमारे जो चैनल पे डलने वाली जो वीडियोस हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। जब भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो ये ऑरेंज कलर का लोगो जरूर दिखेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है जतिन सिंगला 10103। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आज की जो सबसे पहली करंट की न्यूज है वो करंट की न्यूज है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोप वे बनाया गया है रिवर के ऊपर, और ये बनाया गया असम के अंदर। रोप वे बेसिकली होता क्या है, अभी आपको स्लाइड समझाने के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा 10 से 12 सेकंड का, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रोप वे होता क्या है। फिलहाल के लिए आप ये पिक देखिएगा। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए हम लोग 2 रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उन रोपवे को बनाया गया है असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे यानी कि नदी के ऊपर बनने वाला रिवर रोपवे किस राज्य में बनाया गया है, तो ये बनाया गया असम के अंदर। असम के अंदर कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो रहेगी 1.8 किलोमीटर। असम के अंदर ये गुवाहाटी के अंदर बनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के 2 घाट हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर के 2 घाट हैं, एक है कछारी घाट और दूसरा है डोल गोविंदा टेम्पल। इन दोनों घाटों को आपस में जोड़ेगा ये रोपवे। लगभग आप ये मान के चलिए जो 30 मिनट का समय है उसे ये कम करके 8 मिनट कर देगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर के ऊपर बनने वाला रोपवे बनाया गया है, तो वो है असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। अभी मैं आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर से जुड़े हुए बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल। आपको एक बात याद रखनी है कि जो असम है वो 7 सिस्टर्स का एक हिस्सा है, और इतिहास में पहली बार नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, और वो है असम के अंदर। क्लियर? ओके, गवर्नर जो है असम के वो है जगदीश मुखी। आगे देखते हैं। ओके, 3 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद रखना। पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों यही बन गया कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है उसकी लेंथ क्या है, 1.8 किलोमीटर, और ये गुवाहाटी में बनाया गया है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इंडिया का हाईएस्ट रोपवे यानी कि सबसे ऊंचाई पे बना हुआ रस्सियों के थ्रू चलने वाला रास्ता कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग। जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग। लगभग आपको मान के चलना है 2.5 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है 2.5 किलोमीटर है, और ये कितनी हाइट पे है, 4390 मीटर की हाइट के ऊपर है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इंडिया का ओल्डेस्ट रिवर रोपवे कौन सा है, या इंडिया का ओल्डेस्ट रोपवे, भारत का सबसे पुराना रस्सियों पे चलने वाला रास्ता कौन सा है, तो याद रखेंगे यह है दार्जिलिंग के अंदर। दार्जिलिंग फेमस है टी के लिए, चाय के लिए, और दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल के अंदर। लगभग 1968 में बना था ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? तो 3 क्वेश्चन क्या याद रखेंगे, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे कौन सा है, 1.8 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर गुवाहाटी में। इंडिया का हाईएस्ट जो है रोपवे कौन सा है, तो आप याद रखेंगे गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया का ओल्डेस्ट जो रोपवे है वो है आपके पास दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर। 1.8 किलोमीटर का जो ये रिवर रोपवे है असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा के अंदर, इसको बनाने के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो दोनों स्लाइडों को फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में के किस राज्य में हाल ही में लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ओपन किया गया, तो वो ओपन किया गया असम के अंदर, असम के गुवाहाटी के अंदर। कौन सी रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर।
अब ब्रह्मपुत्र रिवर के जुड़ी हुई कुछ बातें आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र भारत के यहां पर एक छोटा सा कंट्री है जिसको हम बोलते हैं तिब्बत, और तिब्बत में एक माउंट है जिसको बोलते हैं माउंट कैलाशा, यानी कि कैलाश पर्वत। वहां पर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जहां से ब्रह्मपुत्र नदी स्टार्ट होती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? तिब्बत में कैलाश माउंटेन यानी कि कैलाश के पर्वतों पे मानसरोवर लेक के पास। इस तरीके से ओरिजिन होने के बाद ये भारत के असम में एंटर करती है यहां से। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में एंटर करती है? तो ये एंटर करती है, याद रहे, अरुणाचल प्रदेश। असम बोल गया मैं गलती से, तो ये भारत का जो राज्य है तो सबसे पहले ये एंटर करती है कहां से? अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर होगी बात? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या फिर रिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग ब्रह्मपुत्र को जो है दिहांग और रिहांग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये वाला जो जगह आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ठीक है। इधर से आ रही है आपके पास ब्रह्मपुत्र, यहां से आपके पास पीछे से आ रही है गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में आके इस जगह पर मिलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी दो नदियां मिलके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? तो वो बनाती हैं, एक है आपके पास गंगा, सेकंड वन इज कॉल्ड योर ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिलके आपस में सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट चीज आप क्या याद रखेंगे, जो हमारी ब्रह्मपुत्र है इसको तिब्बत में तीसांगपू के नाम से जानते हैं। व्हाट वी कॉल देम इन तिब्बत? तीसांगपू। क्लियर? ओके, फिर से देखेंगे, मानसरोवर लेक से निकलेगी ब्रह्मपुत्र, इंडिया में सबसे पहले कहां से एंटर करेगी? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में दो नाम रखे जाते हैं, या तो दिहांग बोलते हैं या रिहांग बोलते हैं। सम टाइम कॉल्ड रेड रिवर, लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद ये पूरा नॉर्थ ईस्ट से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पर आकर इसे गंगा मिलती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में जहां पर मिलती है वहां पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं तीसांगपू। तीसांगपू। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र में एंटर करती है, व्हेन गंगा एंटर्स इन बांग्लादेश, जब गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है प्यारे बच्चों, तो उस समय गंगा को बोलते हैं हम लोग पद्मा। इंपॉर्टेंट नेम है। व्हाट वी कॉल्ड गंगा इन बांग्लादेश? वी कॉल्ड गंगा इन बांग्लादेश पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जामुना, जे के साथ, जामुना। एक यमुना नदी है वो अलग है, दिल्ली वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। सुंदरबन डेल्टा कहां बनता है? जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में इकट्ठी होती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? कैलाश माउंटेन, तिब्बत, मानसरोवर लेक। क्लियर होगी बात? ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है एंटर होती है? तो वो होती है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? उसके बाद यहां से दोनों मिलकर नीचे ड्रेन कर जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो याद रहे, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर किस जगह पर जाकर फाइनली खत्म हो जाती हैं? गल्फ ऑफ, जिसको हम बे ऑफ बंगाल भी बोल देते हैं, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इस एरिया को आप देखें, यहां से आ रही है पीछे से, दिस इज योर ब्रह्मपुत्र। ये पूरी ब्रह्मपुत्र है, दिमाग में इसका आपको वो पूरा चार्ट जो है छपना चाहिए। और यहां से आपके पास ये आ रही है गंगा, ये गंगा और इसके पैरेलल जमुना। उसके बाद ये इलाहाबाद में जाकर मिलती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, और यहां पर बांग्लादेश में, यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये आ गई पीछे से जमुना। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ये आ गई पद्मा। तो यहां पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। क्लियर?
ओके, ये इस तरफ ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओके, हाल ही में एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर एक फेस्टिवल बनाया गया है, खासकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। अब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या ये कह लीजिए न्यू क्रॉप, नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके बारे में ट्वीट करके और फोन कॉल पे दोनों स्टेट के सीएम को फोन करके बधाई दी। फेस्टिवल का नाम है, याद रहे, नुआखाई जोहार। नुआखाई जोहार, या फिर इसे नुआखाई पर्व भी बोलते हैं, या फिर इसे नुआखाई भेंटघाट भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर एक फेस्टिवल बनाया गया जिसका नाम था नुआखाई जोहार, या फिर जिसे हम लोग नुआखाई पर्व भी बोलते हैं, या फिर जिसको कहा जाता है नुआखाई भेंटघाट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नुआ का मतलब होता है न्यू, खाई यानी कि राइस, और जोहार का मतलब ईट। ठीक है, तो बेसिकली नुआ विच मीन्स न्यू राइस, खाई का मतलब होता है ईट, यानी कि नए चावल की फसल के आने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहार को हम लोग नुआखाई जोहार सेलिब्रेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे पूछा जाएगा? हाल ही में नुआखाई जोहार नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है जो एक न्यू क्रॉप के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। यह भारत के बेसिकली किन दो राज्यों में मनाया जाता है? उड़ीसा और कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। क्लियर? यह बनाया जाता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन, द डे आफ्टर द गणेश चतुर्थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला जो फेस्टिवल है आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो भारत के 3 साइड पे पानी लगता है। इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ है, आपको पता होना चाहिए, अरब सागर। ठीक है, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। नीचे की तरफ है भारत के हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे 9 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 9 स्टेट हैं जो जिनके तट पर समुंदर लगता है। उन 9 स्टेट को बोलते हैं कोस्टल स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? कोस्टल स्टेट, यानी कि तट पर मौजूद राज्य। तो एक क्वेश्चन क्या याद रखेंगे, भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो कोस्टल हैं, यानी कि तट पर मौजूद है? वो है 9। सबसे बड़ी जो कोस्ट यानी कि तट रेखा लगती है वो लगती है गुजरात के साथ, और सबसे छोटी तट रेखा लगती है उन 9 राज्यों में से गोवा राज्य के साथ। क्लियर होगी बात? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का अगर कोस्टल एरिया ले लिया जाए तो इनका जो कोस्टल एरिया है वहां पर नुआखाई जोहार को हम लोग नबना उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा डीप में हो गया, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल बनाया गया है नोन एज द नुआखाई जोहार फेस्टिवल, और इसी फेस्टिवल को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तटीय इलाकों में नबना उत्सव बोलते हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कोस्टल एरिया पे पाए जाते हैं? तो टोटल 9 स्टेट हैं, और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन यानी कि तट रेखा गुजरात के साथ लगती है, और सबसे छोटी गोवा के साथ। क्लियर? इसके अलावा कुछ और फेस्टिवल है जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा फेस्टिवल कहां मनाया जाते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोसार, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। ठीक है, इस दिन अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन कैलेंडर न्यू ईयर होता है। तिब्बतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल होता है, उस दिन मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल। उसके बाद आता है बिहू। बिहू एक डांस फॉर्म भी है और एक त्योहार भी है, ये मनाया जाता है असम के अंदर। ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, याद रहे। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आजकल चर्चा में भी है, ओणम। हाल ही में मनाया गया है ओणम। ओणम मनाया जाता है केरला के अंदर, ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक है पोंगल। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, सुपर इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, और ये फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। क्लियर? ये नागालैंड का कल्चरल फेस्टिवल है, सांस्कृतिक फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल है जो हाल ही में बनाया गया, नोन एज राजा पर्व फेस्टिवल। राजा परबा फेस्टिवल, RAJA, राजा परबा फेस्टिवल, ये भी बनाया जाता है प्यारे बच्चों उड़ीसा के अंदर।
ठीक है, भारत जो है ना अलग अलग संस्कृतियों का, वेशभूषाओं का, विचारधाराओं का मेल है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। क्लियर, ओके। तो ये कुछ फेस्टिवल है, याद रखेंगे। लोसार अरुणाचल प्रदेश में, बिहू असम में, ओनम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर, राजा पर्व उड़ीसा के अंदर। ठीक है, एक बिहार में भी बनाया जाता है छठ पूजा, छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा ये बेसिकली बनाया जाता है बिहार एंड यूपी के अंदर, बिहार एंड यूपी के अंदर। और एक होता है गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा बनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, गुड़ी पाड़वा ये मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ह्यूमंस की एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में इनका अलग अलग नाम है। इंग्लिश में हम इन्हें ट्रांसजेंडर बोलते हैं या फिर थर्ड सेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के बाद जो थर्ड सेक्स साइंटिफिकली पाया जाता है उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे काउंसिल हैं। हमारे यहाँ पर काउंसिल है नेशनल वुमेन काउंसिल, ठीक है, जो महिलाओं के अधिकार के लिए काम करता है, नेशनल वुमेन काउंसिल। वैसे हमारे यहाँ पर एक काउंसिल है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब काउंसिल, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब काउंसिल, जो आदिवासी या दलित लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट यानी कि उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है। वैसे ही अब हाल ही में इंडिया में एक नया काउंसिल बनाया जाएगा जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर, यानी कि जो थर्ड ह्यूमन की रेस पाई जाती है, थर्ड सेक्स जो पाया जाता है जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्लियर, उनके लिए काउंसिल बनाया जाएगा और ये काम करेगा कि जो ट्रांसजेंडर के राइट्स हैं उन्हें समाज में जो लोग एक अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, उन्हें सामाजिक राजनीतिक जो है एक तरीके से उनसे अलग रखा जाता है, तो उन्हें सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके, इसके लिए एक नया काउंसिल बनाया गया है, दैट इज नोन एज नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप ए डबल स्टार हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर होगी जी बात। अब ये काम क्या करेगा, उनके सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा। क्लियर, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए ज्यादा से ज्यादा, जैसे पहली दो सेक्स की कैटेगरी है मेल और फीमेल, उनके बराबर लाकर खड़ा करना है थर्ड सेक्स कैटेगरी को, जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। याद रहे ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए एक एक्ट भी है हमारे पास, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ एक्ट 2019 ऑफ ट्रांसजेंडर। तो कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि हाल ही में जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाया गया है, ठीक है, राष्ट्र का एक संगठन बनाया गया है ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए, वो किस एक्ट के तहत बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट ऑफ 2019 ऑफ ट्रांसजेंडर। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए वैसे तो आप लोगों ने चीतास के बारे में सुना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे फेमस दुनिया में चीतास है नोन एज द अफ्रीकन चीतास, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से लाए गए चीतास, जिनको हम अफ्रीकन चीतास बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। माना जाता है कि लैंड के ऊपर यानी कि मैदान में फास्टेस्ट अगर दौड़ने वाले कोई जीव है तो वो अफ्रीकन चीतास है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से लाए गए चीतास हैं। भारत में अफ्रीकन चीतास सबसे पहले लाए गए हैदराबाद जू के अंदर। भारत में सबसे पहले अफ्रीकन चीताओं को रखा गया, चीतास को रखा गया हैदराबाद जू के अंदर। अब एक जू है जिसे हम लोग बोलते हैं मैसूरू जू, मैसूरू जू, या फिर जिसका पूरा नाम है श्री चमा राजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन। ये मैसूरी जू का ही दूसरा नाम है। तो मैसूरी जू इंडिया का सेकंड ऐसा जू बना है जिसमें अफ्रीका से लाए हुए चीता को रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द हैदराबाद जू, मैसूरू जू, जिसे हम श्री चमा राजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं, तो ये भारत का दूसरा ऐसा जू बना है जहां पर अफ्रीकन चीतास को रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, भारत का पहला जू कौन सा है जहां पर सबसे पहली बार अफ्रीकन चीतास को रखा गया, तो वो है आपके पास हैदराबाद जू। और दूसरे नंबर पर बना है मैसूरू जू, जिसे हम लोग श्री चमा राजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन भी बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। ओके, एक एक्ट था 2013 के अंदर आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका ईयर आपको याद होना चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सरल भाषा में अगर हम नेशनल
फूड सिक्योरिटी एक्ट को बोले तो ये एक तरीके से एक्ट है जिसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013। क्लियर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या, पहले इसके बारे में बात करनी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज राइट टू फूड, यानी कि सबको भरपेट खाना मिले, एम्स टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। भारत की 2/3 जनसंख्या को कम से कम 2 टाइम का खाना मिल सके सरकार की तरफ से या चीप रेट के ऊपर, उसके लिए कानून बनाया गया था जिसे खाद्य सुरक्षा कानून 2013 कहा जाता है। क्लियर होगी बात। यह बना था 12 सितंबर 2013 को, याद रखना है। इसी के तहत आपके यहां मिड डे मील स्कीम चलती है, इसी के तहत आपके यहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। ठीक है। अब इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर एक और कैटेगरी को ऐड किया गया है। पहले तो इसमें कुछ लिमिटेड कैटेगरीज थी कि एससी कास्ट के लोगों को मिलेगा, एसटी लोगों को मिलेगा, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा, लेकिन अब इसमें एक और कैटेगरी ऐड करी गई है। वो कैटेगरी है डिसेबल्ड पर्संस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो देश के डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सस्ते में राशन मिलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, हाल ही में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी के ह्यूमंस को या इंडियन सिटीजन को ऐड किया गया है, तो वो है डिसेबल्ड पर्संस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्ट के तहत 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन दिया जाता है पर मंथ एट द रेट ऑफ 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पर किलो व्हीट, कोर्स एंड ग्रेन्स। यानी कि मतलब क्या है, 5 किलो अनाज दिया जाता है मिनिमम 3 रुपए के ऊपर। 5 किलो अनाज पर पर्सन के हिसाब से 1 मंथ के अंदर 3 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब इस एक्ट के तहत हम लोगों ने जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन कौन से होते हैं, जैसे कुछ लोगों के जिनको हम लोग बोलते हैं कुछ शरीर के अंग नहीं होते, किसी की कोई टांग कटी हुई है, हाथ छोटा है, प्रॉपर नहीं चलता है, दे आर नोन एज द डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है। ओके। तो इनको अब खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता भी है पेपर में, आपको याद रखना है। और साथ में यह भी बन सकता है कि जो मिड डे मील स्कीम है या फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जिनको आप सरल भाषा में डिप्पू बोलते हो, राशन डिप्पूज बोलते हो, इनका जो जन्म है किस एक्ट के तहत हुआ, तो ये हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों। एक ऐप लॉन्च करी गई है, ये ऐप लॉन्च करी गई है बाय द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऐप का नाम है माई IAF, यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स ऐप। ये ऐप लॉन्च करी गई बाय द इंडियन एयरफोर्स। अब इस ऐप में क्या होगा, दिस ऐप इज द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है। दूसरा क्या है, ये सारा डाटा प्रोवाइड करेगी। अगर कोई यंगस्टर, मान लीजिए किसी ने +2 करा है, 12वीं पास करी है, अब वो एयरफोर्स में जाना चाहता है, 10th के बाद वो एयरफोर्स में जाना चाहता है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि भाई एयरफोर्स में जाने के लिए क्या रास्ता है, कौन सा एग्जाम है, कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है। तो एक तरीके की ऐप है जो यंगस्टर, जो एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स के अंदर, भारतीय वायुसेना के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से पेपर, एग्जाम, फिजिकल फिटनेस करनी होगी, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी देगा माई IAF, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौड़िया। राकेश कुमार सिंह भदौड़िया। हाल ही में डिफेंस में एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। क्लियर होगी बात। हाल ही में भारत ने लड़ाकू विमान खरीदा है, आपको पता ही होगा, फ्रांस से आया है रफेल। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखने वाली बात है। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स विच विल प्रोवाइड डाटा रिलेटेड टू द कैरियर ऑप्शन टू द एस्पिरेंट हु विश टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। सरल भाषा में कहें, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उन एस्पिरेंट्स के लिए
जो इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसका नाम है माई आईएएफ। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ डेज हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डे है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, सरल भाषा में कहें विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? डबल स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और ये कौन सी डेट को मनाया गया? 21 अगस्त को। इंडिया में 2 ऐसी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई हैं। पहली स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्संस। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्संस, फॉर ओल्डर पर्सन। क्लियर? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द ओल्डर पर्सन। दूसरी स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये सबसे 2 चर्चित स्कीम्स है जो हमारे सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला जो डे है हमारे पास वो है वर्ल्ड वाटर वीक या फिर कहें विश्व जल सप्ताह। वर्ल्ड वाटर वीक ये मनाया जाएगा 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। वर्ल्ड वाटर वीक या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह। क्लियर होगी बात? ठीक है। द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर वीक 2020 इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। क्वेश्चन ये आएगा कि हाल ही में वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया, कब से कब? 24 से लेकर 28 अगस्त के बीच में। और इसकी थीम पूछी जा सकती है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट, यानी कि जल और जो पर्यावरण है चेंज वो बहुत जल्दी से बदल रहे हैं, एक्सेलरेटिंग एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भारत का एक राज्य है बिल्कुल सेंट्रल के अंदर जिसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश, जिसका ओरिजिनल नाम था मध्य भारत। मध्य भारत, मध्य भारत के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंपेन का नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। हाल ही में आपको मैंने अभी बताया कि सीनियर सिटीजन डे मनाया गया है, तो उस डे की मेमोराइज्ड के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैंपेन बेसिकली है क्या कि हम लोग एक कमिटमेंट करते हैं अपने एल्डर्स यानी कि अपने बड़ों के लिए, अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, कि हम लोग जो है उनकी केयर करेंगे, उनके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनकी व्यवस्था करेंगे। ठीक है? उनको जो सहानुभूति चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए बुढ़ापे में, ठीक है, वो हम उनको देंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम लॉन्च किया गया है कैंपेन? तो वो लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों कैसे आएगा इनके ऊपर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन? तो ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट अगला डे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। सरल भाषा में कहें दास व्यापार और उसके समाप्ति की याद के लिए बनाया गया अंतरराष्ट्रीय दिवस। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस का मतलब होता है याद में, ऑफ द स्लेव ट्रेड, स्लेव होता है गुलाम, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, एंड इट्स एबॉलिशन। पुराने समय में क्या होता था, ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, अफ्रीका से, एशिया से, अलग अलग देशों से, ठीक है, स्लेव उठा के लेके आते थे, यानी कि लोगों को गुलाम बनाते थे और उन्हें अलग अलग देशों में बेच देते थे, उसे बोलते थे स्लेव ट्रेड। तो भारत के अंदर या दुनिया के अलग अलग देशों में जो दास व्यापार था उसकी समाप्ति में याद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके, एक और डे है जो आपको याद रखना है। डे का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल डे
commemorating the victims of the act of the violence based on the religion or belief। फिर से सुनिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन और बिलीफ। ये क्या है? एक ऐसा दिवस यानी कि एक ऐसा डे मनाया जाता है उन सारे विक्टिम्स यानी कि जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, और ये अत्याचार किस चीज के लिए हुए हैं? रिलीजन के नाम पर, बिलीफ के नाम पर, विश्वास के नाम पर, ठीक है, कि धर्म के नाम पर जो लोगों को टॉर्चर किया जाता है उसको खत्म करने की यादगार में बनाया गया एक डे है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ द एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन द रिलीजन और बिलीफ। क्लियर? ये डे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में खुद लिख के बताना है कि ये कब मनाया जाता है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, दो बुक्स है जो आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। पहली बुक का नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। सरल भाषा में कहे, किसने मेरी वासना को लाल रंग दिया। लस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों काम वासना, ठीक है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, किसने मेरी वासना को लाल रंग दिया। दिस बुक वॉज रिटन बाय श्री अय्यर। श्री अय्यर जो कि फाउंडर है पी गुरु वेबसाइट के। पी गुरु वेबसाइट, ठीक है। पी गुरु वेबसाइट एक तरीके का मीडिया का काम करती है, मीडिया की पोल खोलने का काम करती है कि कौन सी मीडिया सही काम कर रही है, ठीक है, कौन सी मीडिया सही काम नहीं कर रही, खुलासे करने का काम करती है इंडिया के अंदर। क्लियर? तो इसके फाउंडर हैं श्री अय्यर। इन्होंने एक बुक लिखी है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ठीक है। यह बुक बताती है कि किस तरीके से जो हमारा बॉलीवुड यानी कि फिल्म इंडस्ट्री है और जो हमारा क्रिकेट है और जो पॉलिटिशियन है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर? एक बुक है बड़ी ही मतलब ये कंट्रोवर्शियल बुक है, बुक का नाम है दिल्ली राइट्स, यानी कि दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 के अंदर। दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी। दिस बुक वॉज रिटन बाय मोनिका अरोड़ा, सोनाली एंड प्रेरणा मल्होत्रा। 3 लोगों के द्वारा लिखी गई है, मोनिका अरोड़ा, सोनाली एंड प्रेरणा मल्होत्रा। इस बुक को राजनीतिक और सामाजिक कारणों की वजह से फिलहाल के टाइम पे बैन कर रखा गया है, बैन किया गया है। क्लियर होगी बात? दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट, 2 और किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। एक बुक है वन अरेंज मर्डर, यानी कि यहां पर ये जो किताब है भारत के बड़े ही फेमस एक राइटर हैं चेतन भगत, ठीक है, चेतन भगत, इनके द्वारा लिखी गई है वन अरेंज मर्डर। यहां पर बताया गया है कि जो पेरेंट्स है अपने बच्चों की फोर्सफुली अरेंज मैरिज करवाते हैं, वो अरेंज मैरिज जो है वो एक तरीके से उनकी जिंदगी का कत्ल होता है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है वन अरेंज मर्डर, रिटन बाय द चेतन भगत। एक बुक है जिसका नाम है क्रिकेट ध्रोना, सुपर इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के पूरे चांसेस है। क्रिकेट ध्रोना, यह बुक लिखी गई है एक क्रिकेट के कोच है जिनका नाम है वासु प्रांजप, ठीक है, या फिर जिनका पूरा नाम है वासुदेव जगन्नाथ प्रांजप। ये क्रिकेट के कोच रह चुके हैं, बड़े फेमस। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है क्रिकेट ध्रोना, और ये बुक लिखी है वासुदेव जगन्नाथ के बेटे जतिन प्रांजप ने। ये याद रखनी है आपको। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में चेतन भगत के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? वन अरेंज मर्डर, और दूसरा क्रिकेट ध्रोना वॉज रिटन बाय द जतिन जगन्नाथ प्रांजप। क्लियर? नेक्स्ट, ये 2 न्यूज है अपॉइंटमेंट से यानी कि नियुक्ति से। आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है अश्विनी भाटिया को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बैंक या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो उसमें ये काफी पूछा जा सकता है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो ये अपॉइंट किया है अश्विनी भाटिया को। यह भी पूछा जा सकता है कि जो एसबीआई के वो चेयरमैन कौन है? तो याद रहे एसबीआई के जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। एसबीआई के जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। क्लियर? नेक्स्ट, जी सतीश रेड्डी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि इनके सर्विस काल में 2 साल का बढ़ावा किया गया है। जी सतीश रेड्डी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि डीआरडीओ के चेयरमैन के तौर पर जी सतीश रेड्डी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। डीआरडीओ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य ऑफिस आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा और ये 1958 में बनी थी। क्लियर होगी? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करने वाली एक संस्था है और भारत में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, डीआरडीओ जिसे हम लोग सरल भाषा में आपको अगर याद रहे, भारत का ये रिसर्च और अनुसंधान केंद्र है, तो याद रहे किसे डीआरडीओ का चेयरमैन के तौर पर 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इजराइल देश के साथ, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो हिस्सा है, रीजन है, वहां पर वाटर मैनेजमेंट यानी कि वहां पर जो वाटर की शॉर्टेज है उसको खत्म करने के लिए जो टेक्निक चाहिए यूपी को, वो किसके साथ मिलकर मुहैया करवाई जाएगी? इजराइल के साथ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड रीजन के अंदर वाटर मैनेजमेंट या जो वाटर क्राइसिस है उसे पूरा करने के लिए किस देश के साथ टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने के लिए एमओयू साइन किया है? वो है इजराइल के साथ। इजराइल की 2 कैपिटल है, वन इज कॉल्ड जेरूसलम और एक है टेल अवीव। इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल, इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर। नेक्स्ट, ओके, रशिया के अंदर हाल ही में एक डिफेंस से जुड़ा हुआ एक फोरम हुआ जिसको बोलते हैं आर्मी 2020 फोरम। ये हुआ रशिया के अंदर। जैसे अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो सुनते हैं तो भारत के अंदर भी एक टेक फेस्ट हुआ था, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिफेंस एक्सपो भी हुआ था, जिसमें हम लोग या दूसरे देश के जो लोग हैं अपने अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाते हैं। तो वैसे ही रशिया में एक फोरम हुआ है जिसे बोलते हैं आर्मी 2020 फोरम। इसके अंदर भारत ने भी अपना पवेलियन लगाया है। पवेलियन का मतलब क्या है कि भारत ने भी अपने जो है हथियारों की यहां पर प्रदर्शनी लगाई है, ये याद रखना है। क्लियर होगी बात? ओके, रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की जो कैपिटल है प्यारे बच्चों वो है मॉस्को। क्लियर? नेक्स्ट, गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है द एनीवेयर स्कूल प्रोग्राम, यानी कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे, तो गूगल ने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एनीवेयर स्कूल प्रोग्राम। क्लियर? इस प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए गूगल की और बहुत सारी एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे गूगल का एक सर्च इंजन है गूगल क्रोम। ठीक है, तो इसके अंदर 50 नए ऐसे फीचर्स ऐड किए जाएंगे जिसके तहत बच्चे जो है घर बैठे ही कहीं से भी अपने स्कूल के साथ कनेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। बस आपको मोटे मोटे तौर पर इतना याद रखना है कि किस टेक जायंट ने भारत में एनीवेयर लर्निंग स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। क्लियर होगी बात? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।